खबर है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का यह बयान हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को एकजुट कर पाएगा, संतुष्ट कर पाएगा? गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पूरे चीन में इस मुद्दे पर एक राय है। वहां इसे लेकर कोई दुविधा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हमारे देश में इसे लेकर दुविधा भी है और मतभेद भी है, और इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई, यानी इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। आज शाम को सर्वदलीय बैठक में दो पार्टियों को छोड़कर देश की हर पार्टी ने सरकार का साथ दिया है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आप लोगों से बात कर रहे हैं। आप देखिए। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है।
साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभ करता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री को अभी आपने सुना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें देश में सारी राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को बुलाया था, उनके अध्यक्षों को बुलाया था। और ये जो बैठक थी ये चीन के बारे में थी और प्रधानमंत्री ने सारे नेताओं से उनकी राय जानी है और उन्हें चीन के बारे में पूरा अपडेट किया है कि चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है उस पर सही स्थिति क्या है। और जो उन्होंने आज ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में जो उन्होंने बताया बाकी के नेताओं को, वही इस समय हम आपको सुनवा रहे थे। गलवान घाटी में चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 2 बार बोल चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिए हैं। पहला महत्वपूर्ण बयान उन्होंने 2 दिन पहले दिया था जब उन्होंने कहा था कि भारत के सैनिकों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उस दिन भी उन्होंने कड़े शब्दों में यह बयान दिया था और बताया था कि भारत हर एक्शन के लिए तैयार है। और आज शाम को उन्होंने देश को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी दूसरे का कब्जा नहीं है। तो बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री ने जो आज कही हैं वो आप सबके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत तरह के हमारे देश के कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत तरह के आपके पास भी अलग अलग वर्जन्स आ रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री ने पहली बड़ी बात कही है वो ये कि हमारे किसी इलाके पर, किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत की सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो यह बड़ी बात है जो देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताई है कि हमारे किसी पोस्ट पर और किसी इलाके पर किसी दूसरे देश ने कोई कब्जा नहीं किया है। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप इसको जान लीजिए। और प्रधानमंत्री ने यह बात आप सबको बताई है। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी वीरता को याद करते हुए कहा कि हमारे वीर जवान उन्हें सबक सिखाकर गए हैं। उन्हें मतलब चीन के सैनिकों को सबक सिखाकर गए हैं जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था। इस बयान को भी ध्यान से सुन लीजिए। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, हमारे 20 वीर जवान उन्हें सबक सिखाकर गए हैं। सबसे पहले आपको सर्वदलीय बैठक में हमने प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, हम आज सबसे पहले आपको वही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों के नेताओं से कहा कि देश की रक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक हमारी सेनाओं को जो करना है, जो कदम उठाने हैं, वो कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि आज देश के पास वो क्षमता है कि हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी कोई देख नहीं सकता। प्रधानमंत्री का यह संदेश किसी चेतावनी की तरह है कि भारत की सेनाएं सीमा पर अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को प्राथमिकता दी है। इससे सीमा पर हमारी पेट्रोलिंग की क्षमता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से ही सीमा पर हो रही गतिविधियों के बारे में अब हमें समय पर पता चलता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पहले हमारे पास ना तो सड़कें थीं उस इलाके में, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, और चीन की सेना वहां कहां घुस आती थी, कहां टहलने के लिए निकल जाती थी, हमें कभी पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हम वहां पर पहुंच ही नहीं सकते थे। अब हमने वहां पर पहुंचना शुरू किया है, अब हमने वहां पर निगरानी करनी शुरू की है, तो अब हमें पता चलता है कि चीन की सेना वहां क्या कर रही है। पहले जिन इलाकों तक हमारे सैनिकों की पहुंच ही नहीं थी या उनकी नजर ही नहीं पड़ती थी, अब उन इलाकों तक पेट्रोलिंग हो रही है। और चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर जिन लोगों को पहले कोई पूछता नहीं था, पहले कोई रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, उन लोगों को अब हमारे जवान कदम कदम पर रोकते हैं, टोकते हैं, और इसी से दूसरे लोग परेशान हैं। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में
हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपनी संप्रभुता पर कभी कोई खतरा नहीं आने देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि यह विवाद इसलिए है क्योंकि सीमा पर भारत ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की वजह से सेना तक साजो सामान पहुंचाने में आसानी हो गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है और आज भी कोई भी दबाव भारत को सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से रोक नहीं सकता। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि चीन को प्रधानमंत्री ने साफ साफ ये बता दिया है कि हमने जो काम शुरू किया है, हमारे बॉर्डर के इलाकों पर LAC के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ये इनके निर्माण का काम रुकेगा नहीं। अब आपको यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं और सीमा पर भारत की तैयारियों को लेकर जो आत्मविश्वास उनके मन में आपको दिखाई दिया, उसकी वजह क्या हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि चीन को डिप्लोमेटिक चैनल से, चीन को डिप्लोमेसी के जरिए ये बातें साफ साफ बता दी गई हैं और कह दिया गया है कि भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा LAC पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। तो अब आपने देख लिया कि पिछले 2 दिन में प्रधानमंत्री ने चीन पर यह दूसरा बड़ा बयान दिया है। आज का बयान बहुत बड़ा है और चीन को यह बात समझ जानी चाहिए कि भारत इस मामले को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है और इस तरह की जो पोस्चरिंग है, इस तरह का जो सख्त रवैया है, 1962 के बाद अब 2020 में पहली बार भारत ने चीन को लेकर इतनी खुलकर कोई बात कही है और इतना सख्त रवैया अपनाया है। और आगे और क्या कहा प्रधानमंत्री ने, वो भी हम आपको अभी सुनवाते हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। तो प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण बयान आज शाम को आया है और सबसे पहले आपने अभी इसे जी न्यूज पर सुना है
और अब स्थिति स्पष्ट हो गई होगी पूरे देश के दिमाग में, पूरी दुनिया के दिमाग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पर भी प्रधानमंत्री के इस बयान का बहुत बड़ा असर होने वाला है। शायद चीन ने सपने में भी यह सोचा नहीं था कि इस बार भारत इस तरीके से प्रतिक्रिया देगा और इस बार भारत की प्रतिक्रिया इतनी सख्त होने वाली है। जैसा प्रधानमंत्री ने पहले भी अपने बयान में कहा कि इससे पहले चीन के सैनिक आते रहते थे, लेकिन तब हमारी जो विजिलेंस थी, हमारी इंटेलिजेंस थी, हमारा जो सुपरविजन था, वो ऐसा नहीं था कि हमें उनकी हर मूवमेंट के बारे में पता चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन इलाकों में सड़कें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता था कि वहां पर क्या हो रहा है। अब हमें पता चल रहा है, हम जानते हैं, क्योंकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने आज ये भी कह दिया है कि चीन को 2 टूक शब्दों में यह बता दिया गया है। चीन को शायद इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं होगी, क्योंकि चीन को कभी किसी और देश ने इस तरह से कभी कहा नहीं होगा, चीन के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा। अमेरिका ने जरूर किया होगा, क्योंकि अमेरिका इस समय चीन के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। और अब भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में शायद चीन ये सोचता होगा कि जैसे हम 1962 से अब तक भारत को दबाते आए हैं, ऐसे ही भारत में आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस बार चीन को एक बहुत बड़ा झटका अभी तक मिल चुका है और आने वाले दिनों में भी यह झटका चीन को मिलेगा। चीन ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा। अब आप ये देखिए, हमने आपको कल भी यह खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, असल में चीन की बेचैनी का असली कारण यही है। आपने देखा होगा कि अब हमने वहां अपने पुल बना लिए हैं, अपनी सड़कें बना ली हैं, और भारतीय सेना जिस जगह पर यह संघर्ष हुआ है, पहले वहां पहुंचने में 8 घंटे लगते थे, अब सड़क बनाने के बाद वो 8 घंटे का जो सफर है अब 35 मिनट में पूरा हो जाता है। और यही बात चीन को अच्छी नहीं लग रही। यानी आप ये समझिए कि जो सड़कें हैं ये असल में भारत की उंगलियां हैं, भारत के पंजे हैं ये, और ये भारत के जो पंजे हैं ये चीन की गर्दन तक पहुंच गए थे। इसलिए चीन को इतनी परेशानी हो रही है और वो इसलिए इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो अपने शुरुआती फैसले जो उन्होंने लिए थे, उनमें से एक बहुत बड़ा फैसला बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा बनाई जा रही उन सड़कों को तुरंत मंजूरी देने का था, जिनका निर्माण इसी LAC से 100 किलोमीटर के दायरे में किया जाना था। इस मंजूरी का असर यह हुआ कि सड़कों के निर्माण में बाधा बनने वाली जो अफसरशाही थी पहले, जो हमने अपने ही बहुत सारे कानून लगाकर रखे हुए थे, वो दूर हो गए और केंद्र सरकार से मंजूरी लेने जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं और जो फाइलबाजी होती थी वो खत्म हो गई और BRO तेजी से सड़क निर्माण के काम में जुट गया। और अब इन महत्वपूर्ण सड़कों में से करीब 75% का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को और शक्तिशाली बनाया और BRO के डायरेक्टर जनरल यानी DG को कई और अधिकार सौंप दिए। और इसके साथ ही भारत चीन सीमा के करीब बनने वाली 66 सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इन सारी कोशिशों का जो नतीजा हुआ है उसे आप आंकड़ों के जरिए समझिए और आंकड़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि चीन इतना परेशान क्यों है। 2008 से 2017 के बीच भारत और चीन की सीमा के पास प्रति वर्ष करीब 230 किलोमीटर लंबी सड़कों की कटिंग और फॉर्मेटिंग का काम हुआ था। सिर्फ 230 किलोमीटर, जो 2017 से 2020 के बीच यानी सिर्फ 3 साल में बढ़कर 470 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया। इसी तरह 2008 से 2017 के बीच सड़कों की सरफेसिंग करने की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2017 से 2020 के बीच बढ़कर 380 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। पहाड़ी रास्तों पर सड़कों को जोड़ने के लिए सुरंगों की बहुत आवश्यकता होती है। 2008 से 2014 के बीच ऐसी सिर्फ एक सुरंग का निर्माण हुआ था। सोचिए, इतने वर्षों में एक सुरंग, जबकि 2014 से 2020 के दौरान 6 साल में 6 सुरंगें बना ली गईं और करीब 19 सुरंगों के निर्माण की योजना पर अभी काम चल रहा है। इसी तरह 2008 से 2014 के बीच यानी 6 सालों में 7,270 मीटर लंबे ब्रिज बने। 6 साल में 7,270 मीटर। और 2014 से 2020 के बीच यानी अगले 6 साल में 14,750 मीटर पुलों का निर्माण किया गया है। 2008 से 2014 के बीच 6 साल में सीमा पर
3,610 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ, जबकि 2014 से 2020 के बीच इन 6 सालों में 4,764 किलोमीटर लंबी सड़कें बना ली गईं। इस भारी निर्माण के लिए अच्छे खासे बजट की जरूरत होती है और इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। 12 वर्षों में यह बजट 3,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,800 करोड़ रुपए हो गया। यानी भारत ने यह समझ लिया कि इन सड़कों का महत्व क्या है और इसके लिए पैसा चाहिए। चीन के मामले पर आज प्रधानमंत्री के साथ 3.5 घंटे तक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में जो बातें सामने निकल कर आई हैं, उससे देश को यह पता चल जाएगा कि इस संकट के वक्त कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन से नेता देश के साथ हैं और कौन देश के साथ नहीं है, किसे अब भी राजनीति करनी है। तो बड़ी बात हम आपको बताते हैं आज क्या क्या हुआ। पहली बड़ी बात यह है कि ज्यादातर सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने यह कहा है कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी कदम उठा रही है या आगे उठाएगी, उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने ये कहा है कि चीन के साथ हमें मिलकर एकजुटता के साथ चीन का मुकाबला करना चाहिए और यह समय राजनीति का नहीं है। ये सारे दलों की राय है, 2 दलों को छोड़कर। और वो 2 दल कौन से हैं जिनकी ये राय नहीं है? वो चीन को आप एक सी समझ लीजिए और उसके साथ चीन के समर्थन के 2 सी हमारे देश में भी हैं और वो 2 सी हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस और वामपंथी दल आज की बैठक में भी सरकार पर सवाल ही उठाते रहे। उनकी मंशा है कि सरकार को किसी भी तरह से घेर लिया जाए और ऐसे सवाल किए जाएं जिनका कम से कम इस वक्त तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उससे राजनीति करने में मदद मिलती है। जैसे आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक में कहा कि सबसे पहले तो सरकार यह बताए कि चीन के सैनिकों ने कौन सी तारीख को घुसपैठ की थी। वो तिथि जानना चाहती थी। सरकार को घुसपैठ के बारे में कब पता चला, इसकी भी वो सही समय, कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर यह घुसपैठ हुई, फिर कितने बजकर कितने मिनट पर सरकार को पता चला, किस तारीख को घुसपैठ हुई, किस तारीख को सरकार को पता चला, ये सारी डिटेल्स उन्हें चाहिए थी। फिर उन्होंने पूछा क्या सरकार को सैटेलाइट तस्वीरें नहीं मिली, क्या कोई खुफिया जानकारी इसके बारे में सरकार को नहीं मिली? नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? ये सारी बातें सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक में की और ये कहा कि सर्वदलीय बैठक तो बहुत पहले ही बुला लेनी चाहिए थी और अब तक सरकार सबको अंधेरे में रख रही है। यानी सोनिया गांधी सरकार से बहुत नाराज हैं, जो कुछ भी हो रहा है उससे बड़ी नाराज हैं। वो जानना चाहती थी पहले ही दिन, वो चाहती थी कि सेना जिस समय इन चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी, जिस समय सरकार इस पूरे मामले को समझने में लगी हुई थी, वो सारी बातें छोड़कर सबसे पहले सरकार सोनिया गांधी को जानकारी देने उनके घर जाती। सोनिया गांधी को ये आदत है कि सबसे पहले जानकारी उन्हें ही मिले, क्योंकि जब वो यूपीए की अध्यक्ष थी तो प्रधानमंत्री उन्हें उनके घर जाकर सारी जानकारियां देते थे। सरकार अपना काम बाद में शुरू करती थी, उन्हें जानकारी देने पहले उनके घर जाती थी। वही आदत उनकी अभी तक चल रही है। तो सोनिया गांधी की जो समस्या है, कांग्रेस की जो समस्या है, वो ये है कि वो इसमें भी बड़ी नाराज है, बड़ी खफा है और वो हर चीज, वो उन चीजों का उनको तलाश, ऐसे पॉइंट्स को तलाश कर रही हैं जिनसे वो राजनीति कर सकें। उनका एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को कहां घेरना है। उनका एक ही मकसद है मोदी को कैसे दबाना है। जैसे चीन का एक ही मकसद है कि भारत की जमीन कैसे हड़प लेनी है, भारत को कैसे दबा देना है, ऐसे ही कांग्रेस का एक ही मकसद है कि मोदी को किसी तरीके से दबा दो और मोदी को किसी तरह से घेर लो और इनकी जो कमियां हैं, इनकी गलतियों पर कमेटी बैठाओ और इनकी एक एक गलती निकालो और ताकि हम अगले दिन देश को इसके बारे में बता सकें, ढिंडोरा पीट सकें और ये बता सकें कि देखिए चीनियों ने हमें घर में घुसकर मारा है। जो कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो ये है कि चीनियों ने हमें घर में घुसकर मारा है, हम कुछ नहीं कर पाए, हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी सेना नाकामयाब रही, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकामयाब रही, हमारी सरकारें नाकामयाब रहीं और हम किसी काम के नहीं हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हम सरकार चलाते थे तब कभी ऐसा नहीं होता था और इसलिए इन्हें हटा दीजिए और हमें सरकार में बैठा दीजिए, हमें दोबारा से सत्ता में बैठा दीजिए और फिर हम सब ठीक कर देंगे। इसका पूरी मंशा जो है वो ये है और कैसे इन सारी बातों को चुनावों में काम ले सकें, चुनावों में इन्हें मुद्दा बना सकें। ये तो एक सी की बात हो गई। ये सी जो कांग्रेस है, ये
चीन से परेशान नहीं है, दूसरे सी से, ये अपने देश में मोदी सरकार से दुखी है। इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी यानी वामपंथी दल, आज उन्होंने चीन की आलोचना करने से इनकार कर दिया, चीन की कोई आलोचना नहीं की, एक शब्द इनके मुंह से चीन के खिलाफ नहीं निकला, और चीन की आलोचना करने की बजाय वामपंथी जो पार्टियां थी आज की बैठक में इस मामले में अमेरिका को बीच में ले आए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के नेता डी राजा ने यह कह दिया कि भारत को अमेरिका अपने गुट में खींचने की कोशिश कर रहा है और इससे भारत को बचना चाहिए, यानी उन्होंने इस पूरे मामले में अमेरिका को ही दोषी ठहरा दिया। एक बहुत बड़ी पुरानी थ्योरी है, आपने भी सुना होगा, पुराने जमाने में पहले कहा जाता था हर भारत में हर जो बुरा काम हो जाए उसके लिए कहते थे इसमें विदेशी हाथ है, तो इन्होंने आज भी कह दिया इसमें विदेशी हाथ है। इसके बाद सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों पर जोर देने के लिए कह रहे थे। पंचशील मतलब हिंदी चीनी भाई भाई का सिद्धांत, जिसके नशे में जवाहरलाल नेहरू चूर थे और 1962 में चीन के लोग यहां घुस आए थे, वही पंचशील। तो ये चाहते हैं कि चीन के साथ पंचशील के सिद्धांतों पर जोर दें, उनके साथ शांति बनाए रखें और उन्हें धीरे धीरे हर साल 100-200 किलोमीटर की जमीन हम ऐसे ही दान में देते रहें। ये चाहती है कम्युनिस्ट पार्टी। यानी जब चीन के खिलाफ देश में इतना गुस्सा है तो ये सारे नेता चीन पर तो नरम है, चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं कह रहे हैं। कोई अमेरिका को दोष दे रहा है और कोई ये कह रहा है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है ये ही बेकार है। अब आप सोचिए ये दो पार्टियां क्या करेंगी। कांग्रेस और वामपंथी दलों की सोच तो देश ने आज साफ देख ली, लेकिन इन्हें छोड़कर, इन दो पार्टियों को छोड़कर बाकी तमाम विपक्ष के नेता डटकर सरकार के साथ खड़े रहे और सोनिया गांधी जैसे नेताओं को इन्होंने एक आईना भी दिखा दिया। जैसे सोनिया गांधी के ही एक और साथी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की अहमियत समझा दी। राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा। शरद पवार ने यह कहा कि सैनिक निहत्थे रहेंगे या हथियार के साथ, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से तय होता है। शरद पवार खुद रक्षा मंत्री रह चुके हैं और इस नाते इन बातों को बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी तरीके से समझते हैं। शरद पवार की तरह ही शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी खुलकर सरकार के साथ आज आ गए। उन्होंने सोनिया गांधी का साथ नहीं दिया, उन्होंने मोदी का साथ दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चीन के सामने भारत मजबूर नहीं बल्कि मजबूत है, हम सब एक हैं और प्रधानमंत्री के साथ हैं, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि आंखें निकालकर हाथ में दे देना यह हमारी सरकार की ताकत है। सोचिए कितना बड़ा बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है, आंखें निकालकर हाथ में दे देना यह हमारी ताकत है, यह उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और इस वक्त इसी भावना की जरूरत है। अब आप सोचिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही कांग्रेस के सहयोगी हैं, सोनिया गांधी के सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब देश का मामला आया तो दोनों ने राजनीति नहीं की और देश हित की बात की। इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साफ शब्दों में कहा कि भारत जीतेगा और चीन हारेगा। ममता बनर्जी ने यह महत्वपूर्ण बात कही कि हमें इस वक्त एक आवाज में बोलना, सोचना और काम करना चाहिए। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार का पूरा समर्थन किया और कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी कहा कि चीन के सामानों पर 300% ड्यूटी लगा देनी चाहिए। यानी सोचिए उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो मायावती की पार्टी हो, दोनों चीन के मामले में साथ हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से चीन बौखला गया है। जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चीन का जो सामान है वो देश के लिए बड़ी समस्या है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी कहा पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और उनकी तरफ देख रहा है। अब सोचिए कांग्रेस और वामपंथी दलों को छोड़कर हर दल, फिर चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, सब ने एक स्वर में एक तरह से मिलकर यही कहा कि ये वक्त चीन से डटकर मुकाबला करने का है, राजनीति करने का वक्त नहीं है। अब तो देश के सामने कांग्रेस और कम्युनिस्टों का असली चेहरा सामने आ गया है। इसलिए आप याद कर लीजिए अब इस फॉर्मूले को। सबसे बड़ा जो अगर आप सी देखें तो वो चीन है और हमारे पास, हमारे देश में उस सी को समर्थन देने वाले 2 सी और हैं, वो हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस। ये दल सिर्फ चीन के खिलाफ नहीं,
ये अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। चीन के खिलाफ इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। होना तो ये चाहिए था कि इस संकट के वक्त पूरे देश में एक आवाज उठती। ये राजनीति तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के बारे में चीन में तो एक ही राय है, वहां पर कोई दुविधा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हमारे यहां मतभेद भी है, दुविधा भी है और राजनीति भी हो रही है, और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टियों को आज इतना बड़ा मौका मिला था कि वो देश को ये बता सकें कि कम से कम ऐसे मुसीबत की घड़ी में जब चीन जैसा विशाल और शक्तिशाली देश हमारे सामने खड़ा हो, पहली बार भारत ने इतनी हिम्मत की है, पहली बार भारत ने चीन को ये बताया है कि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। इस समय भारत को एकता की जरूरत थी। इन दोनों पार्टियों के सामने बहुत बड़ा मौका था इस एकता को दिखाने का, लेकिन ये दोनों पार्टियां एक बार फिर से चूक गई और इन्होंने फिर से सस्ती राजनीति करने की कोशिश की है, और देश ने आज ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की बात कर लीजिए या कम्युनिस्ट पार्टियों की बात कर लीजिए, ये अपने आप को कहती तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन सिमट कर इतनी छोटी हो गई हैं कि आज ये किसी क्षेत्रीय दल से भी छोटे लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये पार्टियां अभी तक ये समझ ही नहीं पाई कि देश की जनता की नब्ज क्या है, देश की जनता क्या चाहती है। और जब इस समय देश के सामने इतना बड़ा संकट है, चीन जैसा देश हमारे सामने खड़ा हुआ है, भारत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, इस समय भी ये दोनों पार्टियां राजनीति करने से चूकी नहीं। ये दोनों देश की सबसे पुरानी पार्टियां हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और उसके बाद जो दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, और ये दोनों पार्टियां आज भी उसी जमाने में जी रही हैं। इन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया, और कम्युनिस्ट पार्टी तो पहले से चीन की फैन रही हैं, चीन के समर्थन में हमेशा आगे आई हैं, और आज भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने चीन को ही एक तरीके से समर्थन दिया है और अपनी सरकार को नहीं दिया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हम आपको बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन आपको अपने देश के इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। वर्ष 1962 के युद्ध में सिर्फ सीमा पर दुश्मन नहीं थे, बल्कि हमारे घर के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए थे। ये दुश्मन भारत के वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, जो देश के वामपंथियों को अपना, जो चीन के वामपंथियों को अपना भाई समझते थे, और भारत चीन युद्ध में चीन का समर्थन कर रहे थे, भारत का नहीं। जब 1962 का युद्ध शुरू हुआ था तो भारत के वामपंथियों के एक वर्ग ने यह कहते हुए चीन का समर्थन किया था कि यह युद्ध नहीं, बल्कि एक समाजवादी देश और एक पूंजीवादी देश के बीच का संघर्ष है। यह सब कुछ तब हो रहा था जब भारत के वामपंथी उस वक्त देश के मुख्य विपक्षी दल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई मुख्य विपक्षी पार्टी थी, और उस वक्त सोचिए इन्होंने क्या किया। उस समय पूरा देश हमलावर चीन को वापस खदेड़ने की बात कर रहा था, लेकिन भारत के वामपंथी यानी भारत के कम्युनिस्ट ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि सीमा पर चीन ने हमला किया था। उनका मानना यह था कि उग्र रवैया भारत ने दिखाया है और हमलावर चीन नहीं बल्कि भारत है। जब पूरा देश अपनी सेना के जवानों के लिए खून दे रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई इसका विरोध कर रही थी। सेना के जवानों को खून देने को सीपीआई पार्टी विरोधी गतिविधि उस समय मानती थी। यहां तक कि कई वामपंथी नेता चीन के समर्थन में रैलियां कर रहे थे। 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि तत्कालीन सरकार को इस पार्टी के नेताओं को तब जेल में डालना पड़ा था। यह भारत के कम्युनिस्टों की चीन के कम्युनिस्टों के प्रति ऐसी वफादारी थी जिसमें देश के साथ गद्दारी करने में भी कोई हिचक नहीं हुई। तो आप सोचिए, ये हमारी दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, सबसे पुरानी पार्टियां हैं। चीन की जो पूरी लॉयल्टी है वो अंग्रेजों के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की जो पूरी लॉयल्टी है वो अंग्रेजों की है, वो अंग्रेजों के कहने पर चलती रही। और जो वामपंथी पार्टियां थी वो उनकी जो पूरी लॉयल्टी है वो चीन के साथ रही। और इसीलिए जब 1962 का ये युद्ध हुआ और वामपंथी पार्टियों ने ये काम किया, उसके बाद वामपंथी पार्टी जो है सीपीआई वो टूट गई दो हिस्सों में, एक सीपीआई बन गई और दूसरी सीपीएम बन गई। इसलिए आज जो आप सीपीआई को देखते हैं और सीपीएम को देखते हैं, ये पार्टियां क्यों टूटी थीं,
ये कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में क्यों बटी थी, इसके बारे में आज अगर हो सके तो पढ़िएगा इतिहास की किताबों में, और तब आपको पता चलेगा कि ये इसलिए टूटी थी क्योंकि इस पार्टी ने तब चीन का साथ दिया था। इसलिए हैरानी नहीं है कि आज भी ये चीन का ही साथ देंगे। गलवान घाटी विवाद पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां तो अपने ही देश की सरकार पर संदेह कर रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जो गलवान घाटी पर सारे संदेहों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। जिस गलवान घाटी पर अब चीन अपना दावा कर रहा है, चीन कहता है कि यह गलवान घाटी हमारी है, उस गलवान घाटी का नाम एक भारतीय के नाम पर रखा गया था। इस भारतीय का नाम था गुलाम रसूल गलवान। इन्हीं के नाम पर गलवान घाटी है, जिनके वंशज आज भी लेह में रहते हैं। जी न्यूज की टीम इस समय लद्दाख में है और आज गुलाम रसूल गलवान के परिवार से हमने बात की। इनकी बातें सुनकर आप सब समझ जाएंगे कैसे इस घाटी को लेकर चीन जो दावे कर रहा है वो झूठे दावे हैं। इसके अलावा आज हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लद्दाख के ताजा हालात को भी समझने की कोशिश की है। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जी न्यूज की टीम अब लद्दाख में इस समय है और हम लगातार हर रोज आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। जिस गलवान घाटी पर चीन कब्जा करने के लिए बेकरार है, उस गलवान घाटी का नाम भारतीय नागरिक गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है, जिनका परिवार आज भी लेह में रहता है। जी न्यूज पहला न्यूज चैनल है जो गुलाम रसूल गलवान के घर पहुंचा है। लद्दाख के गुलाम रसूल गलवान के नाम पर ही गलवान घाटी और गलवान नाले का नाम पड़ा है। 1875 में लद्दाख में ही गुलाम रसूल गलवान का जन्म हुआ था और महज 12 वर्ष की उम्र में वो ट्रैकिंग पर निकल गए थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उनके गाइड के तौर पर उन्होंने काम किया था, और अंग्रेज जब यहाँ पर रास्ता भटक गए थे सियाचिन से लेह की तरफ आने का, तो उन्होंने गलवान घाटी के पास जाकर एक नया रास्ता खोजा था और इससे खुश होकर अंग्रेजों ने उनके नाम पर गलवान घाटी का नाम रख दिया। और मैं इस वक्त जिस घर पर मौजूद हूं ये उनकी ही जमीन है। यहाँ पर अब उनकी नई पीढ़ियां रहती हैं, जो उनके वंशज हैं वो यहाँ पर रहते हैं। उनके पौत्र नईम गलवान इस वक्त यहाँ पे रहते हैं, और उसके साथ ही साथ ये पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं ये संपत्ति रसूल गलवान की ही बताई जाती है। सेंट्रल एशिया म्यूजियम जो इस वक्त लेह में है, वहां पर उनका पैतृक आवास हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ वो बदल गया और वहां पर कुछ नई चीजें बना दी गई। लेकिन ये जो आप घर की बाउंड्री देख रहे हैं ये गुलाम गलवान की ही घर की बाउंड्री है, और यहाँ पर फिलहाल उनकी जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। गुलाम रसूल गलवान का पूरा परिवार चीन को चुनौती देते हुए सीधे शब्दों में कह रहा है कि गलवान घाटी का पूरा इलाका भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। रसूल गलवान का एक्चुअली घर जो ना यहाँ से ले में सेंटर में सेंट्रल एशिया का म्यूजियम है जो अंजुमन मौल इस्लाम ले ने उसको बनाया, वहाँ पे हमारा घर है जो रसूल गलवान वहाँ बैठा करता था। वो 1878 में ले में पैदा हुआ, तो 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो लंदन से जो ब्रिटिश लंदन से जो एक्सप्लोरर और ट्रेकर आया, उन्होंने ले में एक गाइड ढूंढा, तो वहाँ पे गलवान रसूल और कुछ साथियों को निकाल के उन्होंने क्या बोलता है सेंट्रल एशिया की तरफ रवाना कर दिया। तो रवाना करते हुए गलवान नाला पहुंचा। तो गलवान नाला मैंने आपको पहले भी बताया, गलवान नाला में जो ही पहुंचा उनको अचानक जो ना मौसम खराब हो गया, तो लोगों का मिस्टर लिटिल डिल और उनके साथी कम से कम 20-30 लोग काफिले में था। उनको रास्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल हो गया, उनके आंखों के सामने मौत नजर आ रहा था। तो रसूल गलवान ने वो जगह खोज करके उसका सुराग निकाल के उनको सही सलामत अपने दूसरे जगह पर पहुंचाया। तो वहाँ पे एक्सप्लोरर जो डेनमोर जो ना बहुत खुश हो गया, सरफराज यहाँ हस्बैंड बहुत खुश हो गया, बोला कि रसूल गलवान इस जगह का नाम हम गलवान नाला के नाम से रखेंगे। चीन को क्या जवाब देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप लोगों की आवाज बहुत मायने रखती है।
चीन को हम यही कहना चाहेंगे कि ये हमारा जमीन है, जहाँ से मतलब गलवान नाला से होकर जितने भी वहाँ से हो रहा है वो हमारे मतलब लद्दाख जितना एरिया, मतलब चाइना जो कह रहा है कि हमारे द्रास तक का हिस्सा जो है वहां तक हमारा लैंड उनका है कह के बोल रहा है। बट उनको ये कहना चाहेंगे कि ये लद्दाख का है, ये हिंदुस्तान का है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा और हम किसी भी कीमत पर हम इसको चाइना को लेने नहीं देंगे। हम इस पर डटे रहेंगे। हमारे तरफ से यही है कि हम भी आर्मी के साथ पूरा शाना बशाना हम उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। हम अमर रहेंगे जिंदगी भर के लिए, हम इंडिया के लिए। और हम यही कहना चाहेंगे ये जो जमीन है हम उनको बिल्कुल लेने नहीं देंगे। हम जैसे भी हो सके हमारे यहाँ जो जवान अभी तैनात है चाइना बॉर्डर पे, उनके साथ हम खुद फैमिली जितने भी यहाँ से वॉलंटियर के लिए तैयार है। अभी हम जहाँ भी जाना चाहेंगे। लद्दाख के लोग, लद्दाख के निवासी, गलवान की जो फैमिली है जो यहाँ पर जाने जाते हैं, जिनके नाम पर गलवान घाटी का नाम रखा गया है, उनके जो फैमिली मेंबर्स इस वक्त हैं, जो उनकी पीढ़ियां यहाँ पर है, वो ये कह रहे हैं कि भारत की जमीन की रक्षा के लिए हम वॉलंटियर सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं। देश के सैनिकों के साथ हम खड़े रहने को तैयार हैं ताकि चीन की जो धोखेबाजी है उसको खत्म किया जाए और भारत की एक एक इंच जमीन की रक्षा की जाए। जय हिंद, जय भारत। ये इलाका हमारा है और चीन को हम नहीं लेने देंगे। लद्दाख में ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने पहुंची जी मीडिया की टीम हालात का जायजा लेने के लिए गलवान घाटी के आखिरी भारतीय गांव दुर्बुक तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन चीन से ताजा तनाव को देखते हुए ऐसा नहीं हो सका। लेकिन हमने लेह से करीब 15 किलोमीटर दूर चोकलामसर नामक जगह पर दुर्बुक गांव के पूर्व सरपंच से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि कैसे पूरा लद्दाख चीन को सबक देने के लिए तैयार है। अभी सड़क हमारा है, मतलब हमारा टेक डिब्यू तक है, मगर सड़क अभी भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हमारे लोगों को कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। जो गाँव है, जो अभी एक तरफ से हम भी फौजी की तरह है, हम अपने बिल्कुल सब कुछ मतलब माउंटेन में जैसे कि दुर्बुक, टंग से करग्याम, सतो, फोपरंग, सब चुशुल बुशुल सब बॉर्डर में ही बैठता है। उनका ना लाइट का बंदोबस्त अच्छा है। मैंने आपको पहले भी दोबारा ये नहीं कहना चाहता हूँ, पर उनके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। वो फौज की तरह 12 महीना बैठता है, ठंड है, हवा है, ये है, हालत खराब है। फिंगर 8 तक हमारा 9 मिनट जाता था, 5-4 लेन हम यूज करता था फिंगर 8 तक, आज वो फिंगर 4 तक आ गया। हम मतलब इसका हमें एक बिल्कुल सख्त कदम उठाना पड़ेगा। पूरा देश चीन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। चीन को सबक सिखाना जरूरी है। देश की सेना भी अब चीन की कोई और हरकत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर उड़ान भरते लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि सीमा पर एक और भूल उसे बहुत भारी पड़ सकती है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अपाचे। इसी तरीके से सुबह से लेकर के अब तक मैं जिक्र करूं, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है पूरे तरीके से यहाँ पर कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने तेजस भी देखे थे, शिनूक भी देखे थे। लगभग यहाँ पर पूरे तरीके से एयरफोर्स की मौजूदगी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है, क्योंकि अपाचे जो है हम लगभग हर 10 से 15 मिनट के अंतराल पे देख रहे हैं 1 या 2 अपाचे नजर आते हैं, सिंक्रोनाइज नजर आते हैं। और ये पूरी वैली, पूरी घाटी को जो है ऊपर से वो कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि गलवान की घाटी की तरफ जो चीनी सेना की हलचल है उसकी भी पल पल की जो रिपोर्ट है, सेंसिंग है, वो यहाँ पर की जा रही है। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों देशों की थल सेनाएं अगर आमने सामने हैं, तीनों सेना जो है हैवी अलर्ट पर है और वायुसेना की मौजूदगी इस वक्त लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग में देखी जा सकती है। सचिन अरोड़ा के साथ विशाल पांडे, लेह, लद्दाख, जी मीडिया। तो आपने खुद देख लिया कि लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में, एलएसी के आसपास जो सैनिक गतिविधियां भारत की तरफ से वो बहुत बढ़ गई हैं, यानी भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। अब आप सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक में
और नेशनल टेलीविजन पर 137 करोड़ लोगों के सामने आकर इतने सख्त शब्दों में ये बातें कही हैं चीन के खिलाफ, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने अपनी हर तरह की तैयारी पूरी कर ली है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तैयारी हो या वो सैनिक तैयारी हो। और दुनिया भर के देशों से भी इस पर भारत ने अब तक बात कर ली होगी, भारत बात कर चुका होगा, और अपनी सैनिक कार्रवाई भी, अपनी तैयारियां भी भारत ने अब तक कर ली होगी। यानी भारत अब जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अगर तैयार नहीं होता तो प्रधानमंत्री शायद आप सबके सामने आकर इतना सख्त बयान नहीं देते। डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। यहां पर हम 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 5 मिनट, आप अपना कोई और काम है तो कर लीजिए, और 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है। कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके, तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time, whereas time management is a way of life. Is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो आई हैव टू बी पंक्चुअल, लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित
सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक जेके वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और चीन ने गलवान घाटी में भारत को धोखा दिया, पहले मौका देखकर घुसपैठ की और फिर धोखे से हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी। चीन की सोच हमेशा से दुश्मन पर धोखे से वार करने की रही है, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने लेह और श्रीनगर एयरबेस का खुद दौरा किया है और वहां तैयारियों का जायजा लिया है। लेह और श्रीनगर ये दोनों एयरबेस चीन के साथ टकराव की स्थिति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। भारत की तैयारियों की गंभीरता को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को लद्दाख के उन हवाई ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया है जहां समय आने पर तुरंत गलवान घाटी और चीन के साथ टकराव वाली दूसरी जगहों पर किसी भी सैन्य अभियान को अंजाम दिया जा सके। ये हम आपको ताज़ा तस्वीरें आज की दिखा रहे हैं। लद्दाख के आसमान LAC के ऊपर आसमान में ये भारतीय फाइटर जेट्स उड़ते हुए, वायुसेना के सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगुआर लड़ाकू विमानों के बेड़े भी अब हाई अलर्ट पर हैं। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के दस्ते को लद्दाख भेज दिया गया है जिससे जरूरत पड़ने पर इनका तुरंत LAC पर इस्तेमाल किया जा सके। आपको याद होगा मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने ही पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी की थी। चीन ने तनाव के बीच लेह में विमानों और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है चीन के साथ तनाव की वजह से, और यहां अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। ये दोनों हमने हाल ही में अमेरिका से खरीदे हैं जिससे जवानों को तुरंत वहां पर पहुंचाया जा सके। ये दोनों हेलीकॉप्टर्स किसी भी मुश्किल परिस्थिति में उड़ान भर सकते हैं। पूरी दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर से माने जाते हैं और चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए टोही विमान पहले से ही इस इलाके में काम कर रहे हैं, वो पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। तो ये आज की स्थिति है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप चाहें तो बड़ी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। ये हैं भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जो इस समय LAC के आसपास उड़ रहे हैं। अब हम आपको चीन के खिलाफ एक और गवाही सुनाएंगे और यह गवाही भी लेह से आई है। एक जमाने में चीन की ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती थी, लेकिन धीरे धीरे चीन से बौद्ध धर्म को मिटाने की शुरुआत हुई और इसके लिए जो तर्क दिए गए वो सुनकर आज आप सब भी हैरान हो जाएंगे। 8वीं शताब्दी में चीन के राजाओं ने बौद्ध धर्म को एक विदेशी धर्म बताना शुरू कर दिया और तर्क यह दिया गया कि बौद्ध धर्म में दी गई शिक्षा चीन की संस्कृति से मेल नहीं खाती। इन तर्कों के आधार पर चीन में बौद्ध धर्म मानने वालों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया और बौद्ध धर्म के करीब 40,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और करीब 4 लाख बौद्ध भिक्षुओं पर
अत्याचार किए गए। धीरे धीरे चीन को एक ऐसे देश में बदल दिया गया जिसकी ज्यादातर आबादी नास्तिक है, यानी ये लोग किसी धर्म या ईश्वर को नहीं मानते। ये सब चीन में साम्राज्यवाद और वामपंथ के विस्तार के साथ शुरू हुआ। 1950 तक चीन के पड़ोस में एक ऐसा देश हुआ करता था जिसकी अधिकांश जनता आबादी बौद्ध धर्म को मानती थी और आज भी मानती है। इस देश का नाम है तिब्बत। लेकिन चीन तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था और इसके लिए चीन ने भोले भाले तिब्बतियों को पहले विकास का लालच दिया और फिर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। आज भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले करीब 85 लाख लोग रहते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिब्बत से भागकर भारत आ गए। ये लोग चाहते हैं कि भारत तिब्बत को मान्यता दे और चीन के साथ लगी अपनी सीमा को भारत चीन सीमा नहीं बल्कि भारत तिब्बत सीमा कहकर बुलाए। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है तिब्बत एक देश है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए भारत और चीन के बीच कोई सीमा है ही नहीं। यह भारत और तिब्बत की सीमा है। जो सीमा है वो भारत और तिब्बत के बीच है। इस समय हमारी एक टीम लेह में मौजूद है और यह टीम सीमा पर हो रहे विवाद से जुड़ा हर अपडेट आपको दे रही है। आज हमारी टीम ने लेह के एक मशहूर बौद्ध मंदिर में रहने वाले कुछ बौद्ध भिक्षुओं से बात की। इन भिक्षुओं ने चीन को लेकर जो कहा वो आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। हम इस मठ में गए, बौद्ध मठ में, और ये बातचीत सुनकर आप चीन की हर चाल को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब आपको इस मठ में लेकर चलते हैं। तो हम लद्दाखी लोग तो हमेशा कहते हम तो भारत के हैं, हम भारत के ताज पे रहने वाले, और हम हमेशा पीओके को भी हम अपना हिस्सा मानते हैं। हम कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान, हम कहते कि पाकिस्तान कब्जाई वाला कश्मीर, और तिब्बत को हम कभी चाइना का जमीन नहीं कहते। हम हमेशा कहते हैं लोगों की कि लद्दाख जो भारत, लद्दाख और चीन के बीच में कोई सीमा नहीं है। अब सब हाथ जोड़ के प्रणाम, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत के सभी 130 करोड़ जनता को कि आप लोग हो सके तो चीनी सीमा मत कहिए। जब हमारे भारत के लोग ही चीनी सीमा कहते तो चीन को बहुत उसको एक शक्ति मिलता है कि भारत के लोग ही इसको चीनी सीमा कह रहे। हम चीनी सीमा क्यों कहें? क्योंकि चीनी जो है वो ऑलरेडी किसी विदेशी जमीन जो तिब्बत है, तिब्बत पे बैठा हुआ है। अब चीनी जब किसी की जमीन पे बैठा है तो हमारा तो पड़ोसी तिब्बत है, हमारा तो हमारी उसको क्या कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कम से कम तिब्बत का नाम तो कायम रखें। गुजारिश करता हूँ जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा आबाद रहे, आप लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप लोग चढ़ते रहिए। और हम डीएनए बहुत हर समय डीएनए देखते हैं। कभी कभी अगर बत्ती नहीं आए तो छूट जाता है, फिर रीक टेलीकास्ट हम देखते हैं। सुधीर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कल भी देखा था, आप अच्छी तरह समझाते हैं कि चाइना क्या करना चाहता है और चाइना का प्रोपेगेंडा क्या है। तो आप भी हमें बहुत ज्ञान देते हैं और हम ये गुजारिश करते हैं जी न्यूज से कि सुधीर जी अब डीएनए पे एक बार दुनिया, आपका तो पूरा शो विश्व देखता है। सुधीर चौधरी जी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अब एक बार हमारी सीमा के बारे में चीन को अलग कर दीजिएगा। चीन है नहीं, वो तो जबरदस्ती एक विदेशी जमीन जो शांति प्रिय तिब्बतियन लोग है, जो भारत को अपना गुरु कहता है। दलाई लामा जी कहता है आई एम अ सन ऑफ इंडिया। तो सुधीर जी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अब दुनिया को बताइएगा कि बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच में कोई सीमा नहीं। तो देखिए, ये जो इस मठ में जो बौद्ध लोग थे वो खुद ये कह रहे हैं कि तिब्बत को मान्यता दी जानी चाहिए, और इन्होंने जो हमसे कहा है हमने वैसे के वैसे ही पूरी दुनिया को दिखा दिया। जी न्यूज दुनिया भर में 180 देशों में देखा जाता है, 180 देशों ने आपको देख लिया। लेकिन आज हम आपके सामने एक फॉर्मूला देना चाहते हैं और उस फॉर्मूले का नाम है TTH फॉर्मूला। इससे चीन को जो है वो बहुत परेशानी हो सकती है। भारत को TTH का मतलब है तिब्बत, ताइवान, हांगकांग। भारत को तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देनी चाहिए। इसके बाद भारत को ताइवान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देनी चाहिए और फिर हांगकांग को भी खुला समर्थन देना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को आप समझिए, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग। अगर इन 3 देशों को भारत ने अपना समर्थन दे दिया तो फिर चीन को समझ में आ जाएगा कि भारत क्या चीज है।
चीन के बाद अब हम चीन के नए दोस्त नेपाल की बात करेंगे, क्योंकि जो नया नॉर्मल है, नई रियलिटी है, वो ये है कि हिंदी चीनी भाई भाई पुराने जमाने की बात हो गई, अब है हिंदी चीनी बाय बाय और नेपाली चीनी भाई भाई। ये अब नया फॉर्मूला आया है, नेपाली चीनी भाई भाई। नेपाल के साथ भारत की सीमा करीब 1700 किलोमीटर लंबी है और इसके 98% हिस्से पर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है। लेकिन नेपाल ने चीन के इशारे पर एक छोटे से सीमा विवाद को बहुत बड़े झगड़े का रूप दे दिया है, क्योंकि चीन ऐसा चाहता है। कुछ दिन पहले नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताया था। इनमें उत्तराखंड का लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाके शामिल हैं। नेपाल ने अब एक नया नक्शा जारी कर दिया है और इन इलाकों पर अपना दावा कर दिया है। अपने नए राजनीतिक नक्शे में इन्हें अपना इलाका बता दिया है। अब नेपाल की संसद के दोनों सदनों ने इस नक्शे को मान्यता भी दे दी है और नेपाल के संविधान में संशोधन के जरिए इस नक्शे को कानूनी मान्यता वहां मिल गई है। भारत ने नेपाल के इस कदम पर निराशा जाहिर की है, लेकिन सवाल यह है कि नेपाल आखिर ऐसा कर क्यों रहा है और नेपाल का इरादा क्या है। नेपाल की मंशा समझने के लिए आपको चीन की मंशा समझनी होगी। नेपाल की 1400 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ लगती है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत के करीब रहा नेपाल अब चीन की चाल में फंस गया है। पैसे का लालच आ गया उसे। दरअसल इस वक्त नेपाल में एक कम्युनिस्ट सरकार है और चीन में भी कम्युनिस्ट सरकार है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का उन्हीं की पार्टी में विरोध हो रहा था और चीन ने ही इसमें दखलंदाजी करके उनकी कुर्सी बचाई है और अब केपी शर्मा ओली चीन का वही कर्ज उतार रहे हैं। चीन की शह पर नेपाल ने उत्तराखंड में भारत और नेपाल सीमा पर सैन्य गतिविधियां अचानक से बढ़ा दी हैं। बड़ी खबर यह है कि नेपाल की जो फौज है वो अब वहां दिखाई दे रही है। खबर यह भी है कि नेपाल ने सीमा के पास ही अपनी सीमा पुलिस और सेना के लिए अस्थायी टेंट भी लगा दिए हैं। यानी पहले भारत को सीमा पर सिर्फ पाकिस्तान और चीन से चुनौती मिल रही थी, अब तीसरा फ्रंट भी खुल गया है। अब नेपाल भी भारत को चुनौती दे रहा है। हालांकि नेपाल ये जानता है कि वो सैन्य शक्ति के मामले में भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन उसे चीन का समर्थन हासिल है और वो इसी का फायदा उठाकर भारत के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। चीन नेपाल को भारत के साथ युद्ध की स्थिति में एक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, यानी ऐसा इलाका जहां वो भारत की सीमा के बहुत करीब अपनी सेनाओं को तैनात कर सकता है। इसलिए अब भारत और चीन की सीमा के साथ साथ भारत और नेपाल की सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि चीन और नेपाल मिल गए हैं। आज हमने ताजा हालात पर उत्तराखंड में नेपाल की सीमा के पास से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। यह ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप ये समझ जाएंगे कि चीन नेपाल को नया पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता है। इस समय हमारी टीमें लद्दाख में हैं, LAC के आसपास हैं और हमारी दूसरी जो टीम है वो इस समय नेपाल के बॉर्डर के आसपास है। वहीं से ये ग्राउंड रिपोर्ट आई है। नेपाल ने चीन के बहकावे में आकर विवादित नक्शे के जरिए उत्तराखंड के जिन इलाकों पर अपना दावा पेश किया है, उन्हीं में से एक है धारचूला। जी मीडिया की टीम ने उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर स्थित धारचूला इलाके का दौरा किया है। धारचूला के करीब 335 वर्ग किलोमीटर इलाके को नेपाल ने अपने नए नक्शे में दिखाया है, जो हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है। वहां हम उस सड़क से भी गुजरे जिससे चीन चिढ़ा हुआ है और नेपाल को उकसा रहा है। हाल ही में बीआरओ के प्रोजेक्ट हीरक के तहत बनी यह सड़क सीधे दिल्ली से चीन सीमा को जोड़ती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी इस रोड के बन जाने से जहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद सुगम हो गई है, वहीं युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना बिना देरी किए हुए जरूरी रक्षा हथियारों को भारत चीन सीमा तक पहुंचा सकती है। जब से ये रोड बनी है, चीन के लिए आंखों की किरकिरी बनी हुई है और यही वजह है कि चीन के कहने पर नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद शुरू कर दिया है। नेपाल ने आखिर क्यों अपने पुराने दोस्त भारत को धोखा दिया और आखिर चीन ने नेपाल को ऐसा कौन सा लालच दिया है कि वो भारत के साथ अपने सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्तों को दांव पर लगा रहा है? इस बात को उन लोगों से बेहतर और कौन बता सकता है जिनका नेपाल के लोगों के साथ रोज का उठना बैठना है। हम इस वक्त उत्तराखंड से सटे भारत नेपाल सीमा पर हैं और हमारे पीछे के जो सारे इलाके हैं ये नेपाल के इलाके हैं और नेपाल ने जिस तरीके से
एक नया मैप जारी करके धारचूला के इन कई इलाकों पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया है। उससे धारचूला के लोग खासा नाराज हैं। आज हम आपको धारचूला के इन लोगों से मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो नेपाल के इस फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं। धारचूला जाते वक्त हमें बॉर्डर पर नेपाल के साथ बढ़ते तनाव का अंदाजा हो रहा था। कुछ सख्ती कोरोना संक्रमण की वजह से भी थी। हम धारचूला में भारत नेपाल बॉर्डर के पांगला गांव पहुंचे। नेपाल के साथ तनाव को देखते हुए हमें आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। हम इस वक्त उत्तराखंड के धारचूला में आ पहुंचे हैं और इस वक्त हम पांगला गांव में हैं और यहाँ अगर आप देखें तो ये पांगला का थाना है। ये जो पुलिस स्टाफ के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हमें रोक दिया है और ये कहा जा रहा है चूंकि एरिया काफी सेंसिटिव है और यहाँ खास परमिट दिए जाते हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाता है। इसके आगे हम दरअसल जाना चाहते थे देश के जो आखिरी गांव है भारत नेपाल सीमा पर, गुंजी गांव, वहां जाना चाहते थे, लोगों से बात करना चाहते थे। इस गांव के लोगों का नेपाल के लोगों से रोज का मिलना जुलना है, लेकिन लोग नेपाल सरकार के नए नक्शे वाली बात से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि नेपाल सरकार ने भारत के साथ धोखा किया है, लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि नेपाल वही कर रहा है जो चीन उससे करवा रहा है। बहुत अच्छा मेलजोल है यहाँ पर तो आपस में नेपाल भारत का। ये शादी ब्याह वाले मित्र लोग होते हैं आपस में, तो इसमें यहाँ पर सीमा विवाद का उतना असर नहीं पड़ता है। तो पता नहीं इतने सालों बाद नेपाल को क्या याद आएगी, मतलब लिम्पिया धुरा काला पानी अपना है कहता है, लेकिन ये पता नहीं चाइनीज के उकसाव में है, क्यों है पता नहीं। यहाँ पर के लोग जो है देश प्रेमी देशभक्त है, ये नेपाल के कहने पर या किसी के कहने पर यहाँ से अलग नहीं। उनका कोई क्षेत्र नहीं है यहाँ का। पहले जब सन 1986 में जब वो हुआ था उस समय ये उसको इंडिया सरकार ने उसको मतलब इसके बदले कहीं दिया, बनबसा खटीमा कोई जगह इनको दिया गया है इंडिया सरकार ने। खाली जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, चाइना की चाल है, चाइना के दबाव के कारण से ये वो कर रहे हैं। नेपाल जब हमारा ही खा रहा है, हमसे हमारे यहाँ से मतलब पूरा मतलब भारत मित्रता जब देश कहा था तो उस समय हमारा ही खा के हमसे मतलब वो कर रहा है, मतलब काफी दबाव हुआ। नेपाल की सरकार ने चीन के बहकावे में आकर बॉर्डर पर भले ही कागजी लाइनें खींच दी हैं, लेकिन भारत और नेपाल के लोगों के दिलों में दरारें पैदा नहीं कर पाई है। लेकिन नेपाल की नक्शेबाजी से लोग हैरान जरूर हैं। भारत नेपाल सीमा पर पांगला गांव विकास के लिहाज से काफी पिछड़ा है और यहाँ लोगों के सामने कई तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के लोगों में भारत का प्यार रग रग में बसता है। लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर क्यों नेपाल चीन के बहकावे में आकर के भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पांगला गांव, उत्तराखंड। आने वाले समय में आपको चाहे नेपाल हो या चीन हो, आपको बड़ी संख्या में सबसे बड़ी और विशाल ग्राउंड रिपोर्ट्स जी न्यूज पर दिखाई देंगी, क्योंकि हमारी जो टीम्स हैं वो अब बाहर निकल चुकी हैं। वो LAC के आसपास हैं, लद्दाख में हैं और नेपाल की सीमा के आसपास हैं। तो पूरा हफ्ता आप ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स देख पाएंगे। अब आज का सवाल, आज आपको ये बताना है कि मशहूर कॉमिक स्ट्रिप गारफील्ड की रचना किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। यही है मोटिव, एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। आवर डिजायर, आवर नीड्स, what we want to do, what is our aim in life, और उसको पूरा करने के लिए then you take an action। ये दोनों का motive plus action means motivation। so that's a simple meaning of it। कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है, अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे,
कि भैया मेरे को ये समस्या है, कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके, तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time, whereas time management is a way of life. Is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने subordinate को बुला रखा है ऑफिस में तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मान लीजिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक जेके वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति,
इस देश का जो विचारधारा वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. किसी ने कहा कि आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या, व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, 17 रुपये लेके तुम निकले, और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था, बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का, 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहाँ से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं। वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि वन एट ए टाइम। एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ़ किसी प्रकार की नहीं आएगी। और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय नहीं करिए। दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो वन एट ए टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेलियर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें, जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में, या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हो, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है। जब आप उसकी सीमा को लांघते हैं या उसको तोड़ते हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं या जा रही हूं। और अगर जब आप उस सीमा को लांघ के गलत रास्ते पे चलते हैं, तब दैट नॉट ओनली मेक्स यू वीक फिजिकली, बट इट मेक्स यू वीक मेंटली, स्पिरिचुअली, इन एवरी विच मैनर। और जहां वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे, कमज़ोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है, ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए।
तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा। कोई बात बताना चाहेंगे आप? Sir, strong determination towards your goal. Reason to do a particular task. यही है मोटिव, एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। आवर डिजायर, आवर नीड्स, व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट इज आवर एम इन लाइफ, और उसको पूरा करने के लिए देन यू टेक एन एक्शन। ये दोनों का मोटिव प्लस एक्शन मीन्स मोटिवेशन। सो दैट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ इट। कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है। कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके। तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1961 में कुवैत ने ब्रिटेन से आजाद होने की घोषणा की थी और इसी के साथ कुवैत अरब लीग में शामिल हो गया था। इसके बाद भी इराक 3 साल तक कुवैत पर अपना अधिकार जताता रहा, लेकिन अक्टूबर 1963 में इराक ने कुवैत की सीमा और स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। हालांकि वर्ष 1990 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने एक बार फिर कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में इराक को हराकर कुवैत को इराक के कब्जे से बाद में आजाद करा लिया था। म्यांमार की पहली स्टेट काउंसिलर ऑंग सान सू की का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1945 में हुआ था। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से वर्ष 1989 से 2010 के बीच उन्हें कई बार हिरासत में लिया गया, हाउस अरेस्ट में रखा गया। वो 15 वर्षों तक अपने घर में नजरबंद रहीं। फिर 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलाने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का निधन आज ही के दिन वर्ष 1981 में हुआ था। वो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाले भारत के पहले डॉक्टर थे। उन्होंने 3 अक्टूबर 1978 को दुर्गा नाम की एक टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलाया था। दुर्गा भारत की पहली और दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी थी, लेकिन भारत के सरकारी तंत्र ने डॉक्टर मुखोपाध्याय को ये उपलब्धि बाकी दुनिया के साथ शेयर करने से रोक दिया। इससे दुखी होकर उन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी और उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। और वर्ष 1978 में आज ही के दिन पहली बार मशहूर अमेरिकी कॉमिक स्ट्रिप गारफील्ड का प्रकाशन हुआ था। इसकी रचना जिम डेविस ने की थी। गारफील्ड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा छापी जाने वाली कॉमिक स्ट्रिप के तौर पर दर्ज है। और एक समय ऐसा भी था जब ये कॉमिक स्ट्रिप एक साथ 2850 से ज्यादा अखबारों और पत्रिकाओं में छपती थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको इस सप्ताह के बेहतरीन विश्लेषण दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दुख इस बात का नहीं है कि चीन ने हमें धोखा दिया, दुख इस बात का है कि चीन के हर धोखे के साथ हमारे देश में बैठे कुछ लोग भी देश को धोखा देते रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से हमेशा सावधान रहिए। नमस्कार।